Once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your friends, your family member, your relative, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे कंसेप्ट आई थिंक मैंने आपको डिस्कस किए थे। अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या मैंने दिया था कुछ लास्ट टाइम डिस्कस किया था या नहीं किया था? हाँ सर, सब हो गया था। हाँ, तो वो पूरे जो कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 4 के जितने भी कंसेप्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे along with the along with the formation of the ammeter from the galvanometer and formation of the voltmeter from the galvanometer। तो आज मैं इसके क्रिटिकल क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो डिस्कस कि भाई वो चार्ज मूविंग चार्ज है तो उसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का जो रेशियो है वो कितना होता है, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। तो उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको भेजे होंगे, वो आप देख लेना। तो आज मैं है ना आपको यहाँ पे क्रिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आप जब नेक्स्ट टाइम आता हो व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम तो ये नोट्स आप यू कैन कलेक्ट दिस नोट्स फ्रॉम द ऑफिस। आप ये नोट्स ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो। टुमारो यू कैन कलेक्ट दिस ऑफिस नोट्स। तो સર આમાં બહુ ઓછા ડાઉટ છે, આ જે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે ને બહુ ઓછા છે, બાકી have you easy છે. have you solved that the હા first સર. part? मारे હા थे સર. Okay, so let's discuss your doubts of the this biot સર. amperes law. Okay, સર. हाँ बोलियो। સર લાસ્ટ લેક્ચરની રેકોર્ડિંગ મોકલજો ને. Already sent to the already I think already sent to the our application. It is already in the application. Okay, यस. application में मिल जाएगा आपको। Okay, so let's discuss आपके doubts discuss। चलो 1 to 20 में पूछना है किसी को? 1 to 20 हाँ सर. 6 क्वेश्चन नंबर 6 and 7. चार्ज क्यू कूलम मूविंग इन द टेंशन क्या बोल रहे हो? ओके, कुछ पूछना चाहते हो कुछ? ओके, अ चार्ज क्यू कूलम मूव्स इन द सर्कल एट n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो मुझे ये बताओ तनिष, मेरी बात सुनो तनिष, हाँ सर. मुझे ये बताओ कि ये जो चार्ज मूव हो रहा है तो वो क्या फॉर्म करेगा? मतलब एक सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर मोशन. हाँ, तो एक टाइप का क्या प्रोड्यूस करेगा वो? मैग्नेटिक फील्ड. नहीं, वो एक टाइप का रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो आई कैन से इट इज लाइक अ करंट कैरिंग रिंग। ऐसा आप सोच सकते हो कि वो वैसे करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग रिंग है। तो मुझे ये बताओ कि करंट कैरिंग रिंग के द्वारा उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? યુનિટ NI upon 2R. સર બટ રિંગમાં તો બધા પછી મૂવ થાય ને, આ क्या તો बोल ખાલી रहे એક જ. રિંગમાં તો બધું મૂવ થાય ને, એટલે એમાં તો બધા પાર્ટિકલ્સ મૂવ થાય, આ તો ખાલી એક જ પાર્ટિકલ. हाँ, बट चाहे सारे चार्ज सारे मूव हो या चाहे एक चार्ज मूव हो, बट ज़रूरी क्या है? करंट कितना फॉर्म हो रहा है वो ज़रूरी है। वो कौन प्रोड्यूस करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि करंट कितना है। और आपको ये पता होगा कि अगर 1 टन का ही रिंग है तो करंट वॉट एवर द करंट प्रोड्यूस्ड बाई एनी काइंड ऑफ चार्ज, but if it is I, current is I, whether it is produced by only single charge or it is produced by the many charge, but if the current is I, then the magnetic field on the center can be given by mu naught I upon 2R. Is it okay? यस सर. वो चाहे बहुत सारे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे करंट या कोई एक चार्ज करेगा, उसका कोई मायने नहीं रखता है, तो वो करंट कैरिंग रिंग ही ना। इज इट ओके? हाँ सर. सर હવે તો થઈ हाँ, જશે तो કારણ अब એટલે आपको पता है कि પાછળ में. हाँ, if charge is revolving with the frequency f, then the equation of the current is equals to f into q। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो f नहीं है, वो n है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड n है।
So it will be a mu 0 n q upon 2r. Is that clear to you? This is the answer. પાછળ આવી તો આવી તો એટલે મને ખબર ના પડી કે કેમ આને આવી છે એટલે ખાલી reason हाँ, now it is clear to you? हाँ सर ओके, और यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, म्यू नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 4 पाई 10⁻⁷. ओके, जीत ने डाउट्स भेजे हैं 7, 8, 20, 7, 8, 20, 24. जीत यू आर नॉट एबल टू. ओके, सो 7, 8, 20, 24. ओके, लेट्स डू वन बाय वन. 7 क्वेश्चन पे आ जाओ फ्रेंड्स. देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ. तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको मैं है ना दो पार्ट में डिवाइड करूंगा. एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है एक पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो एक सर्कुलर लूप है. तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे सोच सकते हैं. देखो एक काम करो, जस्ट होल्ड द वायर, होल्ड द वायर. देखो करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूम के वापस आएगा. तो फ्रेंड्स जस्ट होल्ड अ वायर in such a manner that your thumb, hold the wire in the right hand in such a manner that your thumb is in the direction of current. तो मैग्नेटिक फील्ड वायर के द्वारा कौन से ऊपर जो सेंटर है, तो सेंटर पे से अगर आपको वायर को होल्ड करोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आएगा? आउटवर्ड. आउटवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर विल बी आउटवर्ड. एंड हाउ मच इट इज? तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड पता है भैया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है. क्या ये आपको पता है भैया? और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड का मतलब ये हो जाएगा डॉट. ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का. अब दूसरा है जो वो है रिंग है. तो अब एक काम करो, आपको क्या करना है, अभी आपके फिंगर को घुमाना है. तो रिंग में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप राइट हैंड फिंगर को घुमाओ. तो थंब कौन से डायरेक्शन में जाएगा? सेंटर पे. यू जस्ट रोटेट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो योर थंब विल बी गो, बोलो, अरे बोलो. वायर को कैच करना होता है और फिंगर में रिंग में फिंगर घुमाना होता है. तो रोटेट योर फिंगर of right hand in the direction of current, then the direction of the thumb, advancement of the thumb will get you the direction of magnetic field. इनवर्ड जाएगा आपका थंब जो है ना, वो इनवर्ड जाएगा. और रिंग का मैग्नेटिक फील्ड वैसे होता कितना है? म्यू नॉट आई टू आर. बट वो क्रॉस करना पड़ेगा. क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर. अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? बोलो. एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है. तो मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या एडिशन करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन, बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. तो फ्रेंड्स अब बताओ मुझे क्या होना चाहिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2r आई कैन टेक कॉमन, आई कैन टेक म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन. तो बाकी बचेगा, बाकी क्या बचेगा फ्रेंड्स? पाई माइनस 1. म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन, तो बाकी बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई. अब है ना, एलसीएम ले लेते हैं. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पाई माइनस 1. So is whether is this kind of option is the, yeah, option B is the right answer. देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आंसर. more precisely it will be a cross. more precisely it is a cross. क्यों cross? because cross वाला वैल्यू ज्यादा है डॉट वाले से. तो resultant magnetic field is towards inward direction. is it okay? जीत सर
Is it okay now? Yes or no? Okay, next question. एक आपको एक आपको आर्क दिया हुआ है और आर्क का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो इफ एनी, यू नॉट आई हाँ थीटा इफ एनी, अपॉन 4 पाई। हाँ इफ एनी आर्क मेक्स एन एंगल थीटा, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इनटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो आप जो बोले तनिष वही है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। ओके, यस सर। यहाँ पे एंगल कितना है भैया? आर्क का एंगल कितना है? 3 पाई बाय 2। तो आर्क का एंगल 3 पाई बाई 2। एक बच्चा बोल रहा था कि सर पाई बाई 2 है। नहीं भैया, आर्क का एंगल कितना है, आर्क का देखना होता है आपको। आर्क जहां पे नहीं है वो नहीं देखना, आर्क जहां पे है वो देखना है। तो वो 3 पाई बाई 2 है। तो पाई गेट कैंसल्ड, तो 3/4 बचेगा। तो 3/4 इंटू 2 तो 3/8 बचेगा। तो 3/8 म्यू नॉट आई बाई आर। सो दिस इज द आंसर। एंड मोर प्रिसाइजली, अगर आप फिंगर को वाउंड करोगे करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को वाउंड करोगे तो आउटवर्ड, आपका थंब आउटवर्ड होगा। तो मोर प्रिसाइजली इट इज अ डॉट। तो डायरेक्शन के साथ वो डॉट आएगा। तो 3/8 वाला कोई ऑप्शन है? या हियर इट इज, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। 24। ओके, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ओके, parallel wires are carrying the same current in the same direction. D is the distance. अच्छा, दो very long, two very long parallel wire, horizontal parallel wire, two very long, two long horizontal parallel wire, two long horizontal parallel wire are carrying the same current in the same direction. D is the distance between the wire. You are provided a very small free suspended magnetic needle. At which of the following position will the orientation of the needle be independent of the magnitude of the current in the wire? तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ये जो मैग्नेटिक नीडल होता है उसका वो कहाँ पे जाने की ट्राई करती है? तो मैग्नेटिक नीडल इज ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का ट्राई करती है। बट अगर मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी? तो वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो मैग्नेटिक नीडल कोई भी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी उसके बाद। तो अगर मुझे ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो फिर मैग्नेटिक नीडल है ना, वो कहीं पे भी अलाइन हो सकती है। वो फिर उसका कोई मतलब डिपेंडेंस नहीं रहेगा करंट या मैग्नेटिक वायर के करंट के साथ, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा अगर कोई मुझे ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो सोचो फ्रेंड्स, ऐसा कहाँ पे पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? वी हैव अ टू वायर कैरिंग द सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन। Two wires are carrying the same current in the same direction. So can we find मिडल at which मिडवे पे। magnetic field becomes zero? तो आप एक काम करो, एग्जैक्टली मिड पॉइंट को देखो। तो वायर नंबर 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अंदर जाएगा। देखो, यू हैव टू होल्ड द वायर इन सच अ मैनर दैट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और वायर 2 को भी ऐसे पकड़ो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा जाएगा, मतलब यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ पे अंदर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मिड पॉइंट में क्या होगा कि वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है एंड वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द एग्जैक्टली मिड पॉइंट? 0। क्यों जीरो हो जाएगा? बिकॉज दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा मिडल, बिकॉज सेम डिस्टेंस सेम करंट। हाँ बोलो, बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। करंट सेम डायरेक्शन में क्या अब बोल आती रहे है सर आवाज। सर चैप्टर में कहा था ना कि अगर करंट दो वायर में सेम डायरेक्शन में क्या बोल रहे हो?
कुछ आवाज, किसी को आवाज आ रही है? नहीं सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर लेकिन अगर दो वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं, ये हमको है ना, ऐसा देखो, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जहाँ पे दो चार्ज दिए थे, जहाँ पे दो चार्ज दिए थे, बट हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई अगर दो चार्ज दिए हैं तो उसके बीच में तो अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा। तो हमको ये चीज़ मान के चलना होता है कि ये सब सारा स्टेशनरी, कुछ भी करके उसको स्टेशनरी किया हुआ है, सिस्टम को स्टेडी किया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस किए थे जहाँ पे दो चार्ज दिए थे और चार्ज के बीच का कुछ डिस्टेंस होता है। और बहुत सारे कुछ हमने पोटेंशियल फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, बहुत कुछ फाइंड किया था हमने। बट कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये चार्ज अट्रैक्ट या रिपल करेंगे तो फिर उसका पोजीशन चेंज हो जाए, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। बिकॉज हमको ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा मान के चलना होता है कि कुछ भी करके ये सिस्टम को हमने स्टेडीली एस्टेब्लिश किया हुआ है। इज इट क्लियर? ओके सर। तो अब बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। मैंने आपको ये बता दिया कि मिडल में, एग्जैक्टली मिडल में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। डी। वहां पे आप मैग्नेटिक नीडल को रखोगे तो क्या होगा कि वो फिर कोई भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। ओके। यस। सो फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 32। 32 पे आ जाते हैं। अच्छा, बिफोर 32 एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? बिफोर 32 एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन ऐसा है कि अ सेल इज कनेक्टेड between the 2 points of a uniformly thick circular conductor, then what is the magnetic field at the center? तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, कोई भी, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या चाहे वो सर्कल है, चाहे वो हेक्सागोन है, चाहे वो हेप्टागोन है, चाहे वो कुछ भी है, बट कोई अगर सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, सिस्टम सिमेट्रिक है, तो उसके कोई भी दो पॉइंट पे अगर आप बैटरी को कनेक्ट करोगे, कोई भी दो, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, एनी 2 पॉइंट, इफ यू कनेक्ट द बैटरी, then what happened, then the resultant magnetic field at the center becomes zero. Now ये आप एज ए रूल ये आप एक्सेप्ट कर लो। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है, बट एक बात ये आप माइंड में रख दो कि ऐसा कोई भी सिस्टम है सिमेट्रिक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पेंटागन है, पॉलीगन है, तो उसके कोई भी दो पॉइंट पे अगर आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो उसके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसका सेंटर पे जीरो ही आएगा। ऐसा रीजन ऐसा है इसका कि देखो यहाँ पे करंट बैटरी में से बाहर निकलेगा और फिर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा। दोनों ब्रांचेस कौन से टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में है, कोई मुझे बताएगा कोई? पैरेलल। पैरेलल में। तो ऊपर सपोज के करंट I1 जा रहा है और नीचे करंट I2 जा रहा है, तो मुझे ये बताओ कि ऊपर का जो आर्क है उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आएगा? यू शुड रोटेट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इनसाइड डॉट। इनसाइड जाएगा। और नीचे का जो लूप है, नीचे का जो आर्क है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वो आउटवर्ड। तो कैन आई से B1 एंड B2 आर इन द अपोजिट डायरेक्शन? यस सर। और दूसरी बात, ये B1 एंड B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो भी सेम होगा। वो सेम इसलिए होगा, देखो हमको ऐसा लग रहा है कि सर ये जो I1 है ना वो बिगर आर्क है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका आर्क का लेंथ ज़्यादा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होना चाहिए, और I2 का लेंथ कम है तो वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज लेंथ ज़्यादा है ना तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, एंड रेजिस्टेंस वो आर्क का ज़्यादा है तो करंट I1 का वैल्यू कम। कम हो जाएगा। तो नो डाउट आर्क का लेंथ ज़्यादा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा,
बट साइमल्टेनियसली उसका करंट कम है और नीचे के आर्क का लेंथ कम है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाहिए बट उसमें करंट ज्यादा है। तो इफेक्टिवली आप सोचो तो फाइनली क्या हो जाएगा? 0। फाइनली दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही हो जाएगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा सेम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा भैया? जीरो आ जाएगा। तो अब ये आप एक ये एज अ कंसेप्ट आप याद रख दो कि कोई भी सिमेट्रिक सिस्टम है तो उसके दो पॉइंट पे अगर आप बैटरी को कनेक्ट करते हो तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो ही होता है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 37। 37। अच्छा, 34 है इसके पहले, तो 34 ले लेते हैं, उसके बाद 37 लेते हैं, 34 पे आ जाते हैं। 34, battery is connected between the 2 points A and B on the circumference of the uniform conducting ring or radius R, तो सेम टू सेम ही है। One of the arc AB is a ring subtending angle theta at the center, then value of the magnetic induction at the center। अभी मैंने बताया ना कि irrespective of any angle, irrespective of the angle theta, irrespective of the position, magnetic field always center पे क्या होता है? जीरो ही होता है। तो ये एंगल चाहे कोई भी हो यहाँ पे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बैटरी, position of the point at which the battery is connected, the resultant magnetic field is always zero. So for any angle is zero for all the value of theta. Is it okay friends? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर फिर क्या बोले आप? 37। हाँ सर। ओके, तो क्या लिखा है बोलो भैया? A straight wire of the length pi square meter is carrying the current 2 ampere and the magnetic field due to it is measured at a point at a distance of 1 centimeter from it. If the wire is to be bent into the circle and is to carry the same current as before, the ratio of the magnetic field at the center obtained in the first case। तो अब B2 अपॉन B1 आपको करना है। चलो ये चीज पता चला आपको, क्या फाइंड क्या करना है वो पता चला आपको? हाँ के ना तो बोल दो। हाँ सर। ओके, ओके, देखो ये जो वायर का जो लेंथ है ना वो कितना है देखो तो फ्रेंड्स, वायर का लेंथ जो है वो पाई स्क्वायर। 5। तो पाई स्क्वायर का मतलब ऑलमोस्ट 10 मीटर। कैन आई से इट इज ऑलमोस्ट 10 मीटर। पाई का स्क्वायर जो होता है ना वो ऑलमोस्ट 10 होता है। तो वी कैन से इट इज अ वेरी लॉन्ग वायर। तो वेरी लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई। ओपन 2 पाई आर। ओके, यस सर। और हमको जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना वो ये है कि 1 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है वायर से पॉइंट का वो 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने उसको 10⁻² कर दिया। ओके फ्रेंड्स, चलेगा? यस सर। तो ये B1 का बात खत्म। अब B2 में क्या किया है? B2 में उसी वायर को सर्कुलर में बेंड कर दिया है। तो अब उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भैया? म्यू टाई ओपन 2 आर। 2r डैश, where 2 pi r is equals to pi square। Is it understood friends? ये बात समझ में आया आपको? क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब ये r डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? पाई बाई 2। pi/2 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब मैं उसका वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ. आई थिंक यू हैड मैच्ड विद द आर एंड आर डैश. वो डिस्टेंस સર आर. મેં આવું સપોઝ કર્યું જ નતું કે 10 મીટર પાઈ સ્ક્વેર થી બધું કર્યું હતું અને વેલ્યુ આવતી જ નથી. तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो यू नॉट आई अपॉन टू गेट कैंसल ओनली पाई विल बी रिमेन्स. इज इट ओके? યસ સર. तो अब b2 अपॉन b1 करना है हमको. तो b2 जो है वो म्यू नॉट आई अपॉन पाई बचेगा और b1 का हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 10⁻⁻² डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में 100 लिख दूँ, चलेगा? યસ સર. ओके चलो इसको यहाँ पे ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. સર મેં एक्चुअली પેલું કીધું ફાઇનાઇટ વાયર નું જે ફોર્મ્યુલા છે ને हाँ. યુનિટ आई अपॉन बट 4 मैंने पाई वो आर बताया ना પછી आपको, ब्रैकेट आप यू कैन अप्लाई द वेरी लॉन्ग वायर बिकॉज वाई, बिकॉज वायर का जो लेंथ है वो 10 मीटर है और जो पॉइंट है वो कितने सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे है. तो 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 10 मीटर कैन बी कंसिडर्ड अ वेरी लॉन्ग वायर. એટલે આ સર ભાન ના એટલે ક્લિક ના થાય. हाँ. तो फाइनली ये बचेगा. તો પછી આખી સાઇન થીટા ની વેલ્યू કાઢી. हाँ. तो 1/50 शुड बी द आंसर. इज इट ओके? યસ સર. चलो अब कौन सा क्वेश्चन है? 50. लेट मी चेक. हाँ 65 है. 60 पर बिफोर 65 एनीबडी वांट्स आस्क बिफोर 65? 60. 60 ओके. A neutral point is obtained at the center of the vertical circular coil carrying a current. The angle between the plane of the coil and the magnetic meridian is. देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक आपके पास वर्टिकल सर्कुलर कॉइल है, राइट? तो ये दैट इज एक्चुअली क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5. ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन है वैसे. तो ऐसा दिया गया है कि एक वर्टिकल रिंग है. तो अज्यूम कर लेते हैं कि उसके अंदर करंट है ना ऐसे फ्लो हो रहा है. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं. तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? आई कैप. हाँ ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. यस सर. अब ये जो डायरेक्शन है वो B1 है मैग्नेटिक फील्ड का, रिंग का खुद का. बट मुझे क्या करना है, उसको न्यूट्रल करना है. तो न्यूट्रल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा. यस और नो? यस सर. तो अब ये यहाँ पे दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोला गया है, क्वेश्चन को रीड करके मुझे पता चल गया है कि जो दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन की बात की है. तो दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ का होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन का होगा. तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे अरेंज करना पड़ेगा हमको? तो मैग्नेटिक मेरिडियन हमको ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा सो दैट दिस BH विल बी, देखो आपको पता होगा, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही होता है. अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते अच्छा आप याद करो कि मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं? तो इट इज द प्लेन कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो प्लेन कंसिस्ट करता है उसी को तो मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं. तो वी हैव टू अरेंज द मैग्नेटिक मेरिडियन इन सच अ मैनर दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो ये होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है. तो अब मुझे सोच के बताओ, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है
तो क्वेश्चन ऐसा है कि मैग्नेटिक मटेरियल के प्लेन एंड रिंग के प्लेन के बीच में कितना एंगल है? व्हाट इज हाँ सर 90. प्लेन ऑफ अ coil and the magnetic meridian? So what should be the angle between the two planes? 90. 90 degree. Is it understood, friends? यस सर. मरीडियन खबर નથી. अभी तो चला गया मरीडियन, तो हमने डिस्कस किया था ना 5th चैप्टर के अंदर. हाँ यस सर. यस सर. ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर 65. जीत कौन सा वाला है अभी? 65. ओके, तो 65 पे आते हैं. Yeah, here it is. A magnetic field at the center of the coil of N turns bent in the form of a square of a side 2L carrying the current I. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर कोयल है. स्क्वायर कोयल है. ये क्या हुआ? आपके पास एक स्क्वायर कोयल है. तो स्क्वायर कोयल है और उसके एन टर्न्स है. उसके स्क्वायर का जो लेंथ है ना वो 12 है. तो एक काम करते हैं, मैं है ना पहले एक ही टन वाला स्क्वायर कोयल अज्यूम करता हूँ, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेता हूँ. फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू जस्ट प्लीज लुक एट हियर, प्लीज लिसन. तो मैं है ना पहले ये एक स्क्वायर लूप के लिए करंट सपोज के आई फ्लो हो रहा है, तो इसके द्वारा मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूँ. चलो फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ कि ये जो नीचे का वायर है, नीचे का, तो उसके द्वारा ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? ये जो नीचे इसको ए डॉट. है, ए बी के लिए डॉट होगा. चलो बीसी के लिए मुझे बताओ. बीसी के लिए, डॉट. सबके लिए डॉट. सबके लिए डॉट. तो अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी फाइंड कर दूं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, तो क्या मुझे ये B1 मिल जाएगा? 1 टन का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. यस सर. और मुझे अगर बी नेट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? लास्ट पे जो B1 है उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज इज दिस काइंड ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर. यस सर. तो देखा लॉजिक कहाँ से कहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर. तो अब ये ए बी जो है ना, उसको मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये जो ए बी है ना वो फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है. देखो, फाइनाइट लेंथ के वायर का जो फॉर्मूला आपके टेक्स्ट में नहीं था, आपके टेक्स्ट में वो नहीं था, याद दिया था, पर मैंने आपको स्पेसिफिकली वो अलग से लिखवा के मैंने दिया था आपको. ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वहां से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. एक साइड के एंगल को θ1 को, दूसरे साइड के एंगल को θ2 को, और उसके बाद अप्लाई करो फॉर्मूला. एंड एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला? म्यू नॉट ni upon अरे 4 pi r म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डिस्टेंस आर sin theta साइन θ1 प्लस साइन θ2. अभी तो मुझे ये क्या मिल रहा है? ए बी का मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है. मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ओनली ए बी ब्रांच. तो ये अगर फाइंड कर लेते हैं, और उसको क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा. चलो मुझे ये बताओ कि ये r कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? l. l. वाई? बिकॉज द टोटल लेंथ जो है वो 12 है, तो ऑब्वियसली हाफ वे विल बी द l ओनली. चलो ये l हो जाएगा. मुझे ये बताओ साइन θ1 एंड साइन θ2 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा. बट 2 इंटू साइन θ1 कितना होता है? क्या आपको ये पता है कि स्क्वायर के अंदर उसके दो डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? स्क्वायर के अंदर उसके दो डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपको पता है क्या? यस सर. तो ये दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे? ये 90 डिग्री होगा. 45 45. 45. तो 2 sin 45. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल इंटू 2 इंटू 1 बाई √2. तो कैन आई से √2 ओनली?
2 into 1 by root 2, Yes. so it will be root 2. अब मुझे क्या फाइंड करना है, बी नेट फाइंड करना है। तो बी नेट फाइंड करने के लिए उसको बी 4 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एन से भी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद एन से मल्टीप्लाई करो, इनटू ये जो भी मिला आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल इंटू रूट 2। तो अब क्या करोगे आप, 2 2 4, तो 2 रूट 2 एन म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। ऐसा कोई ऑप्शन है भैया? 2 रूट 2 है क्या कोई ऑप्शन? कोई नहीं? अरे यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना मैंने, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया? 4 पाई एल। हाँ, तो यहाँ पे 4 रहना चाहिए ना। तो ये 4 4 4 4 कैंसल, 4 4 कैंसल, तो ओनली रूट 2 विल बी देयर। तो रूट 2 एन म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ऐसा कोई है? ये रहा। हाँ। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। सो अच्छा क्वेश्चन था। क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। मैं आपको बताऊँ, इसी टाइप का क्वेश्चन था। इसमें क्या था, मैं 2018 के JEE के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। उसमें ऐसा किया था कि एक बार एक वायर मेरे पास था, उसको सर्कुलर पार्ट में डिवाइड, सर्कुलर वायर को सर्कल में फॉर्म किया और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 किया, और फिर उसी वायर में से एक स्क्वायर लूप बनाया, उसी वायर में से एक स्क्वायर लूप बनाया और मैग्नेटिक फील्ड B2 किया था, दिया था, और बोला था कि रेशियो फाइंड करो B1 अपॉन B2। तो सर्कुलर का पहले अलग से फाइंड करने का वो तो हमको फॉर्मूला पता है, बट ये स्क्वायर के लिए क्या करेंगे आप, स्क्वायर लूप का कैसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, पता चला अभी आपको? हाँ सर। और फिर B1 अपॉन B2 पूछा था 2018 JEE के एग्जाम के अंदर। सो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। ओके, so then come to the question number क्वेश्चन नंबर 65 75 77। ओके, 65 पे आ जाते हैं। 65 किया, 65 के बाद है 75 7 before 75 anybody wants to ask? Before 75 anybody wants to ask? नो सर। Okay, so come to the 75th question. Two concentric coplanar circular loop of a radii R1 and R2 carrying a current of respectively I1 and I2 in the opposite direction. The magnetic induction at the center of the loop is half than due to the I1 alone at the center. If R2 is equals to 2R1, then what is the I2 by I1? अच्छा, क्वेश्चंस को समझने की ट्राई करते हैं क्या लिखा है। Two concentric coplanar circular loops of radius R1 and R2 carries the currents of respectively I1 and I2 in the opposite direction. One is a clockwise, another is a clockwise. Okay, anti-clockwise. The magnetic induction at the center of a loops is half that due to I1 alone at the center. If R2 is equals to 2R1, then what is the value of I2 and I1? Okay, good. तो ऐसा दिया हुआ है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो I1 के मैग्नेटिक फील्ड से उसका वैल्यू हाफ है। It is given in the question that the net magnetic field is a half of the B1 alone, ऐसा दिया हुआ है। चलो, बट पहले तो एक काम करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसा दिया गया है कि I1 एंड I2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है।
तो कैन आई से नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2r1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2। ये मैंने सब्ट्रैक्शन क्यों किया भैया? अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट की वजह डायरेक्शन, से। एग्जैक्टली, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द म्यू नॉट I1 अपॉन 2r1। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू नॉट I1 अपॉन 2r1 माइनस हाफ म्यू नॉट I1 अपॉन 2r1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर। तो यहाँ पे म्यू नॉट I1 अपॉन 2r1 तो कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब ये 4r2 क्या बोल रहे हो? बोलो। सर, ना कहीं नहीं। अरे अभी नहीं आया, अभी सिंप्लीफाई नहीं किया है अभी मैंने। अब ये म्यू नॉट बाई टू कैंसिल कर देते हैं दोनों जगह से। तो I1 अपॉन R1 इंटू 1/4 इंटू 1 क्या बचेगा? 1/4 नहीं, 1 क्या बचेगा? तो 1/2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन R2। बट R2 के बदले में क्या लिखूं? इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट R2 इज इक्वल्स टू 2r1। 2r1। तो R2 इज इक्वल्स टू 2r1 लिख दे, तो दोनों के डिनोमीटर सेम हो जाएगा, दोनों का डिनोमीटर सेम हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट इज द आंसर? I1 equals to R2। तो I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या आएगा? 1। 2 अपॉन I1 का रेशियो क्या मिलेगा मुझे? 1:1। क्या आंसर आ रहा है? देखो तो 1 आ रहा है आंसर, देखो तो एक बार। यस सर। आ रहा है? पता चला बात? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 77। Magnetic fields at 2 points on the axis of a circular coil at a distance 0.05 meter and 0.2 meter from the center are in the ratio of 8:1. What is the radius of a circular coil? चलो, पहले तो मुझे ये बताओ कि सर्कुलर कोयल जो होती है उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? यूनिट है ना x² plus a²+3/2। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है हाँ, on the axis the magnetic field is mu naught Ni a square or r square upon 2x² plus a square raised to 3/2। तो x1 पोजीशन के लिए आई शुड से इट इज x1 एंड x2 पोजीशन के लिए आई शुड से इट इज x2। तो म्यू नॉट Ni a स्क्वायर अपॉन 2x2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। इज इट ओके फ्रेंड्स? अब यस क्वेश्चन सर। क्या हुआ है कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 8:1। सो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 8:1। अब b1 का वैल्यू क्या आएगा? तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली रेशियो लिख रहा हूँ, तो कैन आई से इट इज x2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। यस सर। देखो b1 अपॉन b2 मुझे करना है, तो b1 अपॉन b2 करेगा तो x2 वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर, तो x2 वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। अब x1 का जो वैल्यू है ना वो 0.05 है एंड x2 का जो वैल्यू है वो 0.2 है, वो लास्ट में प्लेस करेंगे, वो हम लास्ट में प्लेस करेंगे। पहले हम है ना दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आपका ये जो 3/2 पावर है ना वो निकल जाएगा, खाली क्यूब बचेगा।
और यहाँ पे से 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। अब दोनों साइड क्यूब रूट निकालो, दोनों साइड क्यूब रूट निकालो, दोनों साइड क्यूब रूट करो तो ये क्यूब निकल जाएगा और राइट साइड क्या हो जाएगा? 4। राइट साइड 4 आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आया? यस सर। अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है? मेरा टारगेट ए फाइंड करना है। तो x1 और x2 का वैल्यू दिया हुआ है हमको, 0.05 का स्क्वायर कर देंगे तो 0.05 का स्क्वायर नहीं, x2 का वैल्यू 0.05 है ना, थोड़ी ना है। x2 का स्क्वायर, x2 का वैल्यू तो 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 0.05 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 का स्क्वायर होना 0.04 होता है प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.0025। 0.05 का स्क्वायर 0.0025 हो जाएगा इंटू 4 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.0025 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.001। 0.001 नहीं, 0.01 हो जाएगा। हाँ प्लस 4 ए स्क्वायर, तो ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 और उसका निकालो, रूट निकालो तो 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 मतलब 0.1 मतलब 0.1। क्या आया बात समझ में? यस सर। गुड, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। So friends, come to the question number. Let me check. Now is the doubt is 85. Before 85, anybody wants to ask? 85 के पहले? नो सर। चलो 85th question. A wire in the form of a square of a side length A carries the current I. Then the magnitude at the center. चलो अब ये कर दोगे, अब ये खुद कर दोगे? अभी मैंने करवाया, हाँ सर हो जाएगा। अभी करवाया था ना स्क्वायर का, हाँ हो जाएगा। तो ये आप कर पाओगे, राइट? यस सर। और यहाँ पे आर क्या आएगा? आर, आर सेंटर से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आर का वैल्यू क्या आएगा? वहां पे आर का वैल्यू एल था, यहाँ पे क्या? a/2। यहाँ पे a/2 आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे साइड का लेंथ a है तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू a/2। बाकी वो मेथड ही सेम टू सेम ही रहेगा। जीत इट इज ओके? ये कर पाओगे जीत? यस। वो अभी मैंने करवाया था उसके जैसा ही है। ओके हाँ। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 98. Before 98, anybody wants to ask? Before 98? नो सर। Ratio of a magnetic field at the center of the current carrying coil of a radius a at the distance a from the center of a coil perpendicular to its axis of the coil. क्या लिखा? रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल of the radius a and at a distance a from the center of a coil and perpendicular to its axis. How is it possible? Perpendicular to axis कैसे होगा? यहाँ पे perpendicular नहीं होना चाहिए, on the axis होना चाहिए, on the axis होना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है। It should not be a perpendicular to the axis, it should be on the axis। मतलब मुझे दो चीज का रेशियो फाइंड करना है, एक तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे उसके एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उस पे। तो पहले तो एक काम करते हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है रिंग के?
अगर इफ द रिंग इज n नंबर ऑफ टन्स देन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, एक ही टन है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ऑन द एक्सिस क्या होता है, ऑन द एक्सिस म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, नंबर ऑफ टन्स 1 है तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि x कितना लेना है आपको, डिस्टेंस वो x कितना लेना है, ए वो भी a ही लेना है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। x का वैल्यू भी आपको एग्जैक्टली रेडियस जितना ही लेना है ऐसा हमको दिया गया है। तो अब b2 का वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2a स्क्वायर रेज टू 3/2। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। अब b1 अपॉन b2 करो, b1 अपॉन b2। यहाँ पे रेडियस अज्यूम किया है कि a है, तो म्यू नॉट आई म्यू नॉट, अच्छा एक स्टेप चलो लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2a अपॉन क्या, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ए स्क्वायर का 3/2 पावर करोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर का 3/2 पावर करोगे तो वो ए स्क्वायर ही आएगा, नहीं ए क्यूब आएगा सॉरी। तो ये 2 इंटू 2 रेज टू 3/2 एंड फिर ए क्यूब, ऊपर ए स्क्वायर नीचे ए क्यूब, तो नीचे ए बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 3/2 मतलब 2√2, 2 रेज टू 3/2 का मतलब हो जाएगा 2√2, तो 2 इंटू 2√2 तो ये हो जाएगा 4√2, 2 इंटू 2√2 तो इज 4√2 इंटू ए। चलो अब b1 अपॉन b2 करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। फोर रूट टू ए, तो म्यू नॉट आई कैंसल, ए कैंसल, 4√2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2, तो आंसर इज 2√2, 2√2 इज टू 1 इज द आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस नहीं था, ऑन द एक्सिस था। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। sir, हाँ बोलो बोलो। Okay, now come to the question number 114. Anybody wants to ask the question before 114? नो सर। Okay, question number 114. Are you able to see the question number 114? यस सर। Okay. Magnetic field due to the current carrying circular loop of the radius 3 centimeter at a point on the axis at the distance 4 centimeter from the center is a 54 माइक्रो टेस्ला। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन द सेंटर? तो वापस से वही क्वेश्चन है, अभी जो हमने किया था ना, अभी जो हमने किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और एक्सिस पे दिया हुआ है, तो व्हाट इज द हो वैल्यू? जाएगा रेशियो लेके। हाँ क्या करोगे, क्या बोल रहे हो? रेशियो लेके हो जाएगा। नहीं वो थोड़ा अलग है, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो ओके करते हैं, आप जो बोलते हो मतलब मैग्नीट्यूड, हाँ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये एक्सिस पे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, अब रेडियस जो है ना वो हमको दिया है कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर रेशियो लेने पर अच्छा अच्छा जस्ट अ मिनट, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन कैन आई से 2 इंटू 5 स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर का क्यूब, मतलब 5 स्क्वायर का 3/2 पावर मतलब 5 क्यूब होगा, 5 स्क्वायर का 3/2 पावर मतलब 5 का क्यूब होगा, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻⁻⁴ बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻⁻⁶ बिकॉज सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड
on the its axis. तो ये आप हमको दिया है कि ये 54 माइक्रो टेस्ला है, तो दिस इज अ 54 माइक्रो टेस्ला. So 54 micro Tesla is equals to mu naught I upon 2 mu naught I का वैल्यू चलो देखते हैं. तो ये हो जाएगा 9/50, 5 का क्यूब 125, 125 का डबल मतलब 250 इंटू 10⁻⁻². चलो, तो इसके द्वारा मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई का वैल्यू मिलेगा. तो म्यू नॉट आई का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा? 54 इंटू 250 अपॉन 900. हाँ, तो ये मुझे मिला. अब मुझे क्या करना है? सेंटर पे फाइंड करना है. आप रेशियो लेके भी फाइंड कर सकते हो. सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2a. तो म्यू नॉट वाई का वैल्यू हमको पता चल गया पे 54 इंटू 250 अपॉन 900 अपॉन 2a. ए जो ए का वैल्यू जो है वो कितना है? ए का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है. 3 सेंटीमीटर 10⁻², तो 10⁻² प्लस -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो +2 ऊपर हो जाएगा. ये निकल जाएगा. ये 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 2 गेट कैंसल्ड. तो फ्रेंड्स बचेगा 250. एट द सेंटर 250 माइक्रो टेस्ला विल बी द आंसर. तो क्या बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है. वो सेंटीमीटर क्यूब का 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है, वो ध्यान रखना था आपको. इज इट ओके? यस सर. चलो, अब क्वेश्चन नंबर जो डाउट में है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 117 एंड 119. चलो, 117 से पहले किसी को पूछना है? नहीं सर. देखो, ये 117 जो था ना, वो मैंने बताया ना आपको 2018 JEE में पूछा था, बट थोड़ा अलग सा था. हाँ, वही है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था JEE 2018 में, कि 2 वायर ऑफ द सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू द स्क्वायर एंड द सर्कल इफ दे कैरी द सेम करंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक. अच्छा, ये रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट है, और वहाँ पे एग्जाम में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर था. JEE में मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर पूछा था, तो थोड़ा क्वेश्चन अलग है. यहाँ पे मुझे डाइपोल मोमेंट का रेशियो फाइंड करना है, और वहाँ पे डाइपोल मोमेंट का रेशियो नहीं था, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो था JEE के एग्जाम में. बाकी ये क्वेश्चन सिमिलर है. चलो, किसी को पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NIA. NIA. ओके, एक ही टन है, एक ही टन है, तो क्या होगा? IA. तो IA. सो M1 इज इक्वल्स टू IA. अब पहले कौन सा था? पहले स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है भैया? R² L² कुछ भी. अज्यूम करते हैं कि उसका साइड लेंथ x है. अब वो x बना कहाँ से? तो वायर का जो लेंथ है ना वो L है, वायर का लेंथ L है. तो मुझे ये बताओ कि स्क्वायर का जो ये उसका जो पेरीफेरी होगा तो वो कितना होगा? 4x = L. 4x इज इक्वल्स टू L. तो आई शुड से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L/4. तो नाउ आई कैन से द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू I x स्क्वायर का मतलब L²/16 होगा. यस सर. तो ये स्क्वायर के बारे में बात खत्म हुआ. अब सर्कल के बारे में सोचते हैं. तो M2 इज इक्वल्स टू वापस से क्या आएगा? IA वंस अगेन. अब A के बदले क्या लिखूं मैं? πr सर. πr². बट यहाँ पे सर्कुलर का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr = L. तो L इज इक्वल्स टू 2πr. तो इन प्लेस ऑफ R आई शुड राइट L/2π. putting this value here. So M2 is equals to I into pi r². r² के बदले हो जाएगा L²/4π². तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो I L²
अपॉन 4 पाई, एक पाई कैंसिल। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो m1 अपॉन m2 करना है आपको। तो आई एल स्क्वायर आई कैल से दोनों में से कैंसिल। अच्छा, एक टर्म, एक स्टेप बढ़ाता हूँ, चलो। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, आई एल स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी बचेगा पाई बाई 4। सो इज दैट एनी ऑप्शन, पाई बाई 4? क्या बात समझ में आया जीत? जीत, बात समझ में आया? जीत इज देयर? जीत, अच्छा, इज अंडरस्टूड तनिष? यस सर। ओके, चलो 119, क्वेश्चन नंबर 119। तो क्वेश्चन नंबर 119, द क्वेश्चन इज an electron is revolving around a proton producing a magnetic field of a 16 Weber per meter square. The circular orbit of radius 1 angstrom, the angular velocity will be। अच्छा, मुझे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, तो यू कैन डू इट, ये आप कर सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया था। बोलो, हम ऐसा इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को हमको क्या अज्यूम कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को हम ऐसे रिंग, एज अ रिंग अज्यूम कर सकते हैं, और रिंग का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? नॉट आई अपॉन 2r तो आई के बदले में क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन Fe। द फ्रीक्वेंसी एफ, देन आई इज इक्वल्स टू एफ ई। अब मुझे है ना पिक्चर में ओमेगा को लाना है, एंगुलर, ओमेगा 2 बाई 2 पाई। हाँ, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 2r इंटू 2 पाई। आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये मिनॉट ओमेगा ई अपॉन 4 पाई आर। चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल्स टू 4 पाई 10⁻⁻⁷ ओमेगा फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का पता है आपको 1.6 10⁻⁻19 उसका चार्ज होता है, अपॉन 4 पाई, एंड रेडियस हमको दिया हुआ है क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10। 4 पाई कैंसल, ये 16 भी कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे 10⁻20 हो जाएगा, बिकॉज 16 करेंगे तो एक पावर और डिक्रीज होगा। 1.6 का मैंने 16 कर दिया, तो -19 का -20 हो जाएगा, तो -20 -7 -27, तो ओमेगा इंटू 10⁻27 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10⁻10 जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 10⁻+17 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? सर -10 ऊपर जैसे तो +10 बनी ने 9 थी ने। हाँ, करो, चाहे जो भी करो, ये फाइनल तो वही आएगा आपका। ऐसे करो, तो ऐसे करो, जैसे जैसे करना है आपको ऐसे करो। मैंने ऊपर नहीं ले गया, मैं उसको राइट साइड ले गया, -10 को यहाँ पे ले गया, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा ओके सर। वही हुआ, जो भी करो वो आंसर वही आएगा। हाँ सर। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, जिसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब ये आप जब नेक्स्ट टाइम आते हो, तो ये मोशन इन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो पूरा सेक्शन नंबर 20, सेकंड वन सेक्शन जो है, उसके अंदर, सेकंड सेक्शन के अंदर भी ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वो आपको कंपल्सरीली नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके लाना है। फिर उसके बाद फोर्स एंड करंट का जो पोर्शन है, वो भी आपको, मतलब ये 2 सेक्शन सॉल्व करके लाओ, ये 2 सेक्शंस सॉल्व करके लाओ, इसके अंदर भी, फोर्स वाले के अंदर भी मोर देन 100 अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन में कराऊंगा क्रिटिकल वाले। सर 15 मिनट बाकी जे तो कराई दो ना थोड़ा क्रिटिकल में। हाँ, अच्छा, क्रिटिकल के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। चलो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ।
circular, are you able to see the question number 1 in your notes? Yes, sir. Okay. Circular current carrying coil has a radius r. The distance from the center of the coil and the axis, the induction is 1/8 time, and it's the value of the center. 1/8 to its value at the center. Then that distance is, मुझे वो distance find करना है. तो एक्सिस पे मुझे ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक्सिस वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो सेंटर से 1/8 टाइम्स हो जाए. वो पॉइंट कहाँ पे होगा ऐसा मुझे फाइंड करना है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो बी ऑन एक्सिस रेशियो लेके ना, हाँ कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम बी एट सेंटर, ऐसा दिया हुआ है. चलो क्या ये आपको समझ में आया? यस सर. एक्सिस के कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ना वो 1/8 टाइम्स देन द सेंटर. अब एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लेंगे तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स, और सेंटर पे क्या होगा भैया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर 2 ए. म्यू नॉट आई अपॉन 2a. आर के बदले मैंने यहाँ पे रेडियस को a अज्यूम किया हुआ है, चलेगा? यस सर. तो अब x² प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 को सब जगह इक्वेशन बनाओ तो क्या वो 8a क्यूब हो जाएगा? 8a इंटू ए स्क्वायर, तो 8a क्यूब. इज इट ओके? यस सर. टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड्स, अगर टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं. तो अगर ये स्क्वायर करेंगे ना तो ये 3/2 का बाई 2 निकल जाएगा, और यहाँ पे 64 a पावर 6 हो जाएगा. यस सर. अब क्यूब रूट निकालो, अब इसका क्यूब रूट निकाल दो. तो क्यूब रूट निकालोगे तो 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा, एंड a रेज टू 6 का क्यूब रूट हो जाएगा, a रेज टू 6 का क्यूब रूट हो जाएगा a स्क्वायर. स्क्वायर. तो x स्क्वायर कैन आई से इट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. रूट 3 है. अगर रेडियस r लेते हैं तो √3r. पता चला बात? यस सर. ओके. सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Field normal to the plane of wire of n turns and radius r, which carries the current I, is measured on the axis of the coil at a small distance h from the center of coil. This is similar than the field at the center by the fraction. वापस वही का वही क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि कोयल के नॉर्मल प्लेन पे उसके एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया एट द डिस्टेंस h, तो पता चला कि इट इज द सिमिलर देन द फील्ड एट द सेंटर, वो सेंटर जितना ही मिला. दिस इज सिमिलर देन द फील्ड एट द सेंटर बाय द फ्रैक्शन. अच्छा, बाय द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है. एक मिनट फिर से समझना पड़ेगा. द फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द वायर of n number of turns and radius r, which carries the current I, is measured on the axis of the coil at the small distance h from the center of a coil. ओके, चलो मतलब एक्सिस वो तो वही का वही स्टेटमेंट है कि एक्सिस पे h डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया. सो दिस इज सिमिलर देन द फील्ड एट द सेंटर बाय द फ्रैक्शन. ये क्या है? What is similar? So smaller. It is a smaller. Okay. So this is smaller than the field at the center by which fraction? अच्छा, ऐसा दिया है. मैं कब का वो सिमिलर देख रहा था. स्मॉलर है. अच्छा, तो फील्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस h एक्सिस पे मुझे फाइंड करना है. तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या है भैया?
म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 3/2, बट यहाँ पे जो x है ना वो h है 3/2। चलो, इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो अब ये म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, अब मैं ना ये आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो भैया, आर यस सर। स्क्वायर को कॉमन लोगे तो बाहर तो आर क्यूब निकल के आएगा। क्यों आर क्यूब निकल के आएगा? बिकॉज रेस्ट 3/2 है ना, तो बाहर हाँ निकलेगा आर क्यूब और अंदर बचेगा एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r लिख दूं मैं? चलो, क्या ऐसा होगा फ्रेंड्स? हाँ सर, પછી પેલો વાંદરો કૂદશે. हाँ हाँ, अब ये जो मंकी है वो जंप करेगा। इज दैट क्लियर? 11th याद आई गई. हाँ, तो अब जो है वो मंकी जंप करेगा। क्यों जंप करेगा? बिकॉज h बाई r इज मच मच लेस देन 1, बिकॉज h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। आया बात समझ में? यस सर. तो ये मंकी ने कर दिया जंप, तो 1 माइनस 3/2, मतलब ये -3/2 बीच में आ जाएगा और बचेगा एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर. अब ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r तो क्या है? सर सर पे हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर वो 3/2 कैसे आगे आया? हाँ, वो क्या है कि वो बाइनोमियल, अच्छा, आ, वैसे 11 में एक आध दो बार ये किया हुआ है, वो है ना बाइनोमियल एक्सपांशन होता है। तो अभी आप ऐसा याद रख दो कि 1 प्लस एक्स पावर n है ना, एंड इफ x इज मच मच लेस देन 1 होता है, अगर ये टर्म बहुत ही कम होता है तो उसका जो होता है ना 1 प्लस एन एक्स होता है, मतलब n को आपको जंप करवाना है। ये एक्चुअली उसका जो बेसिक है ना वो बाइनोमियल एक्सपांशन में है। बाइनोमियल एक्सपांशन से वो हो सकता है, बट वो मैं आपको एक्सप्लेन करने के द्वारा वो मैं आपको बाइनोमियल एक्सप्लेन करूँ उससे ज़्यादा आपको ये ज़्यादा इजीली आपको याद रहेगा कि अगर ये x का वैल्यू बहुत कम है तो आपको मंकी को जंप करवाना है, ये n को जंप करवाना है अंदर की साइड। ओके, ओके। और सर वहाँ वैल्यू मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ही लेनी है? हाँ तो लिया ना, देखो मैंने वही किया, मैंने वही, ओके। जो है उसको जंप करवाना है। और कंडीशन सिर्फ एक्स स्मॉल है तो ही? हाँ, वही 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 तो कंडीशन है। इफ x इज वेरी वेरी smaller than 1, और आई कैन से x टेंड्स टू ओके 0, सर। x टेंड्स टू 0, तो ये आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे भी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस h, मतलब h इज अ वेरी स्मॉल, तो h इज अ वेरी स्मॉलर देन r, तो h बाई r इज अ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। ओके, तो अब ये हो ओके जाएगा कि b सर। एक्सिस इज इक्वल्स टू, ये तो b0, ये b सेंटर हो गया, तो हाँ. सेंटर हाँ 1 माइनस 3/2 एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि दिस इज सिमिलर देन द फील्ड, दिस इज स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर देन द फील्ड बाय हाउ मच फ्रैक्शन, तो उससे कितना कम है, BC से वो उसका कितना वैल्यू कम है। तो आ गया ना आंसर, तो B एट एक्सिस इज इक्वल्स टू BC माइनस 3/2 एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू बी सेंटर, मतलब वो सेंटर से कितना कम है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे इतना कम होगा, हाँ सर. और वो फ्रैक्शन कितना हुआ उसका, 3/2 h square upon r square. चलो, क्या ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स? यस सर. समझ में आया? सर ऑप्शन ए.
ऑप्शन ए एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके, हाँ, नॉट आर स्क्वायर बाय स्क्वायर, इट इज एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके, Yes, sir. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाँ हाँ, अब आएगा असली मजा, अब आएगा मजा, तो करिएगा मजा. चलो, सबसे पहली बात, ये पहला जो है ना, सबसे पहले उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड, मुझे क्या करना पड़ेगा, B1 B2 एंड B3 का मुझे रेशियो फाइंड करना है. B1 B2 एंड B3 का रेशियो मुझे फाइंड करना है. तो पहले मैं ना B1 फाइंड करने के लिए मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. पार्ट 1 मतलब ये जो हाफ, पार्ट 1 मतलब ये जो यहाँ पे इनफाइनाइट वायर है, सारे इनफाइनाइट है. तो फ्रेंड्स, ये सेमी इनफाइनाइट वायर हम कह सकते हैं उसको, सेमी इनफाइनाइट. याद है मैंने आपको सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिख के दिया था आपको. इनफाइनाइट का हाफ करने का है, इनफाइनाइट का हाफ. तो मुझे ये, I think हाँ, मैं ना सबसे पहले ये पहला जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहला केस, उसके 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप और वापस से सेमी इनफाइनाइट वायर. तो मुझे ये बताओ कि ऊपर के सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा, ऊपर के सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, कौन से डायरेक्शन में. यू हैव टू कैच द वायर, यू हैव across. वायर in such a way that your thumb in the direction of current, your wounded finger indicating the direction of magnetic field, your wounded finger around Cross. wire gives you the magnetic field direction. तो बोलो मुझे ये बताओ कि ये जो ऊपर का जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जाएगा, Cross, sir. अंदर या बाहर. अंदर अंदर. अंदर. आप वायर को पकड़ो थंब करंट के डायरेक्शन में रख के, तो आपका हाथ जो है ना वो अंदर से बाहर जाएगा, मतलब पी पॉइंट पे अंदर जाएगा. और मुझे ये बताओ कि नीचे का जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, नीचे का सेमी इनफाइनाइट वायर है, से उसका उसका मैग्नेटिक फील्ड पी पे कौन से डायरेक्शन में होगा. बाहर, मतलब दोनों कैंसिल. तो वो तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा. गुड, तो वो तो दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिस्टम में, बचा क्या फिर, सिर्फ सेमी सर्कुलर. सेमी सर्कुलर. सेमी सर्कुलर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिट आई 5/4 पाई आर, मतलब यूनिट आई पूरा. भाई सर्कुलर रिंग का जो है उसका हाफ कर दो. तो सर्कुलर रिंग का म्यू आई अपॉन 2r, तो उसका हाफ. अल्लाह. अब 4, मतलब ये बताओ कि डॉट के क्रॉस. अब यहाँ पे आपको वायर के डायरेक्शन में आपको फिंगर को वाउंड करना पड़ेगा. डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा, डॉट आई. डॉट बाहर की साइड आएगा. क्रॉस नहीं आएगा सर. अरे करो, राइट हैंड लिया आपने कि लेफ्ट हैंड लिया, पहले राइट हैंड लो, राइट हैंड लो, और राइट हैंड में आपके फिंगर को वाउंड करो करंट के डायरेक्शन में. तो क्या मिला देखो, जूही. सर इनवर्ड ही आ रहा है. अच्छा देखो, आप पहले राइट हैंड आपका कौन सा पता है ना आपको. हाँ. ओके, तो फिर अब आपके जो राइट हैंड के जो फिंगर है ना उसको वाउंड करो करंट के डायरेक्शन में. मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, केस 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, केस 1 की बात कर रहा हूँ. तो केस 1 में आप आपके राइट ओके हैंड सर. के हाँ फिंगर हाँ. को वाउंड करो. हम कहाँ पे गए, अंदर गया हाँ सर बाहर आ गए. आ गया. हाँ सर आउटवर्ड है. हाँ. अब केस 2 के बारे में सोचते हैं. तो केस 2 में क्या है, इनवर्ड आएगा. हाँ केस देखो, केस 2 में भी हम क्या करेंगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. केस 2 में भी हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. बट ये दोनों जो पार्ट है, जो लीनियर वायर है, जो स्ट्रेट वायर है, तो ये जो पॉइंट है ना उसके एक्सिस पे है. तो याद करो, स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वायर के द्वारा, 0. 0 होता है. स्ट्रेट वायर के द्वारा उसके एक्सिस पे अगर पॉइंट पड़ा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है. तो मतलब वायर का तो 0 हो गया, तो बाकी बचा सेमी सर्कुलर रिंग. तो सेमी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वापस से वही म्यू आई अपॉन 2r, म्यू आई अपॉन 4r. बट मुझे ये बताओ कि अब वो अगर फिंगर वाउंड करोगे तो आपका थंब कहाँ पे जाएगा, अंदर बाहर, बोलो. फिंगर वाउंड करो, बोलो बताओ. अंदर. अंदर. इनवर्ड. जो ही बराबर है.
हाँ सर। ओके, तो ये हो जाएगा क्रॉस, मतलब B1 एंड B2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट अपोजिट है। तो देखो ऑप्शन डी तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन डी में B1 एंड B2 का रेशियो अलग मिल रहा है, 1 नहीं मिला। देखो 1:1 -1:1 नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। उसमें भी रेशियो B1/B2 का रेशियो है ना, -1:1 आना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है। तो बी एंड डी कैंसिल। ये समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स? यस सर। अब बाकी बचा ए या सी। अब उसके लिए B3 फाइंड करना पड़ेगा, तो वापस से उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो वायर है ना, ये जो वायर, उसके तो एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट, ये वायर के तो एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट, तो इसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? 0। 0 हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन गलत बताया है, करंट ऐसे जाएगा। करंट का डायरेक्शन गलत बताया है, नहीं बराबर, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये भी गलत है, ये ऐसे जाएगा, गया ऐसे, अब बराबर है। दो जगह पे करंट का डायरेक्शन रॉन्ग बताया है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 3/4 ऑफ रिंग है, ये अब सिस्टम को वापस से 2 पार्ट में 3 पार्ट में वैसे मैंने डिवाइड किया था, बट एक पार्ट का तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ। तो ये 3/4 रिंग है और एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो रिंग है उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जाएगा? आउटवर्ड, इनवर्ड? इनवर्ड। हाँ, आपको करंट के डायरेक्शन में फिंगर ऑन करो तो इनवर्ड जाएगा, बराबर है। और फिर ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जाएगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो इनवर्ड को मैं है ना पॉजिटिव बोलता हूँ, इनवर्ड को मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, इनवर्ड को पॉजिटिव बोलता हूँ, तो आउटवर्ड को मुझे नेगेटिव बोलना पड़ेगा। ओके, इनवर्ड को मैंने पॉजिटिव बोला, तो मुझे आउटवर्ड को क्या बोलना पड़ेगा? नेगेटिव। तो ये मैंने प्लस वहाँ पे लिखा, यहाँ पे माइनस। अब इनवर्ड का पॉजिटिव, तो B3 पॉजिटिव, इनवर्ड का जो है ना वो μ0I/2r इंटू 2 पाई इंटू θ/2 पाई। तो थीटा का वैल्यू 3π/2 होगा अपॉन 2 पाई। आर्क का मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r इंटू θ/2 पाई, बट उसका इनवर्ड तो इनवर्ड पॉजिटिव। और सेमी इनफाइनाइट वायर का μ0I/4πr, बट वो मैं नेगेटिव लूंगा। क्यों नेगेटिव लिया मैंने? बिकॉज वो है ना वो आउटवर्ड है। तो अब B3 का अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो μ0I/4πr कॉमन, μ0I/4πr कॉमन, तो क्या बचेगा? μ0I/4πr कॉमन, तो क्या बचेगा? 3π/2 -1। -1। तो फ्रेंड्स अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पाई को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई क्या करेंगे अब? B1/B2/B3 करना है मुझे, तो कर देते चलो। B1:B2:B3, तो ये हो जाएगा -1:1 μ0I/4 μ0I/4r 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 कैंसिल। यहाँ पे बचेगा क्या? μ0I/4r कैंसिल, तो 1/पाई बचेगा, 3π/2 बचेगा, -1 बचेगा। अब एक काम करते हैं, सारे चीज़ को π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इन पूरे इक्वेशन को π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -π/2 इज टू π/2, और इसको थर्ड स्टेप को π/2 से मल्टीप्लाई करें तो π/2 तो 1/2 बचेगा, 3π/2 -1। अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो -π/2 हाँ, ऑप्शन ए। π/2 इज टू 3π/4 -1/2। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए। आया मजा? यस सर। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। सर बोलो। सर वो B3 का आपने वो जो सेमी इनफाइनाइट का हाँ इनवर्ट डायरेक्शन बताया, वो एक बार फिर से कहो ना। हाँ, तो आप चलो आपके राइट हैंड को देखो, यहाँ पे है ना मिस्टेक है, पहली बात।
करंट का डायरेक्शन यहाँ पे गलत बताया है, यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो ये गलत बता दिया उन लोगों ने, करंट ऐसे जाएगा। ओके, ओके। तो पहले ये आपने देखा, ये करंट का डायरेक्शन देखा आपने। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ कि आप आपके फिंगर ऐसे वाउंड करोगे इस डायरेक्शन में, तो रिंग के लिए वाउंड करना होता है, तो वाउंड करो ऐसे, तो थंब कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इनवर्ड। आप बराबर, एकदम परफेक्ट, इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए मैंने पॉजिटिव, ये जो पार्ट का जो हाफ पार्ट है वो पॉजिटिव हो गया। अब इस वायर को पकड़ो आप राइट हैंड में, राइट हैंड में पकड़ना, तो वायर में हाँ। राइट हैंड, तो आपका उसके वायर के आसपास जो फिंगर बाउंड होगा, तो यहाँ पे पी से क्या होगा, वो फिंगर का क्या होगा, बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? सर नहीं पता चला। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये करंट कैरिंग वायर है, राइट? ओके। आप पकड़ लो, इसको आप ऐसे पकड़ो राइट हैंड में कि आपका थंब करंट के डायरेक्शन में रहे, तो आपका फिंगर कैसे ऐसे बाउंड होगा, देखो तो ऐसे बाउंड होगा, हाँ। तो हाँ। ऊपर से फिंगर बाहर आ रहा है ना, ऊपर से फिंगर बाहर, हाँ। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे बाहर आएगा फिंगर या अंदर जाएगा? बाहर आएगा। हाँ, बाहर आएगा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए नेगेटिव लिखा, ओके। ये नेगेटिव लिखा मैंने। ओके, ओके सर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हमने अभी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया, क्या आएगा आंसर बोलो, B1/B2 क्या मिलेगा? अभी मैंने बताया था ना आपको कि B1 एंड B2 का वैल्यू सेम ही आएगा, याद है आपको, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन आएगा, हाँ सर। ऊपर के आर्क के द्वारा एंड नीचे के आर्क के द्वारा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ B1/B2? 1 1, and resultant magnetic field becomes 0, resultant magnetic 0 field becomes 0 and B1/B2 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। वो चाहे 60 है या कोई भी एंगल है, irrespective of the angle, irrespective of the any angle, it is a 1 always. Is it okay friends? यस सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप ये पूरा जितना भी बाकी एटलीस्ट वन सेक्शन तो कंप्लीट करके ही लाना, एटलीस्ट वन सेशन, मतलब ये सेकंड मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिक फोर्स वाला जो है ना, वो ख़त्म करके लाना। आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हो ऑफिस से, और एटलीस्ट वन सेक्शन ख़त्म करके लाना। आपके डाउट सॉल्व करने के बाद हम वापस से क्रिटिकल वाले क्वेश्चन करेंगे। क्रिटिकल। ये संडे को, मतलब कल आपका एग्जाम है, पता है ना आपको, JEE का एग्जाम हम संडे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हाँ सर। सर नंबर कौन 3 से का, चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 3 मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम आपका कल है। ओके, ओके सर, इसकी तो हो गई, चलेगा। हाँ, अब नाउ ऑन एवरी अल्टरनेट संडे यू विल बी हैविंग JEE एग्जाम एज वेल। तो कल आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम है। तो ये आज यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।